रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग टीना की इस बात को चुपचाप सुन रहे थे और उसे वहां से जाता देख रहे थे। आदर्श ने ज्वाला के पास आकर पूछा, ये क्या किया तुमने? उससे बहस करने की क्या जरूरत थी? किसने कहा था ऐसा करने को? हमें टीना से उलझना नहीं था, ये बात तो तुम जानती हो ना। ज्वाला को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो आदर्श की बात का क्या जवाब दे। उसने कहा, सॉरी आदर्श, लेकिन जब उसने तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोला तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने भी उसे उल्टा सीधा सुना दिया। मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आदर्श ने ज्वाला को समझाते हुए कहा, ज्वाला, ये तुमने क्या किया? तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए था। अब इस झगड़े का क्या नतीजा निकलेगा पता नहीं। मयंक अब भी चुपचाप अपनी चेयर पर बैठा कॉफी पी रहा था, जैसे उसे इस घटना से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ज्वाला ने उदास होते हुए कहा, मैं तो बस उसे समझाने के लिए आई थी, लेकिन वो एक नंबर की इडियट है, किसी की सुनती ही नहीं। मुझे लगा अगर मैं मयंक की मजबूरी उसे बता देती हूं तो शायद ट्रिप पर जाने से पहले ही उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदर्श ने नाराज होते हुए कहा, लेकिन अब तो ट्रिप पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब टीना का ट्रिप पर साथ चलना नामुमकिन है। आदर्श को अपना प्लान कैंसिल होता हुआ नजर आने लगा था। वो ज्वाला को टीना से माफी मांगने के लिए भी नहीं कह सकता था। टीना का गुस्सा सिर्फ माफी मांगने से खत्म होने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। उधर टीना रेस्टोरेंट से निकलकर फुटपाथ की ओर गई। आकाश ने टीना को गुस्से में रेस्टोरेंट के बाहर निकलते हुए देखा था। ललित भी वहीं था। उन दोनों को माजरा कुछ समझ में नहीं आया। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। टीना वहां से थोड़ी दूरी पर आ गई। फिर उसने मन ही मन सोचा, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये आखिर मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हूं? सब कुछ कितना ठीक चल रहा था। घर वापस जाकर मैं क्या जवाब दूंगी? ज्वाला की वजह से मुझे ट्रिप छोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। टीना को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, मिस्टर आदर्श के लिए मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। उनकी कोई गलती ही नहीं थी। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके बारे में ऐसा कुछ कहा है तो फिर मैं उनका सामना कैसे करूंगी? हे भगवान, ये क्या हो गया मुझे? रेस्टोरेंट के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक से बढ़िया माहौल पूरी तरह से गमगीन बन चुका था। तभी मयंक ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, ओके, तो ट्रिप का प्लान कैंसिल होता है। मैं यहां से निकलता हूं। मुझे मालूम था मिस टीना का दिमाग खराब हो चुका है। पागल वागल हो गई है वो। अभी अभी उसने अपना सो कॉल्ड फ्रेंड अभिनव खोया है। शायद उसे इस बात का झटका लगा है। फिर ऊपर से तुम सब ने मिलकर उसे उल्टी सीधी बातें सुना दी। उसे यह सब सुनने की आदत नहीं है। मयंक इतना कहकर अभी जा ही रहा था कि उसे रेस्टोरेंट के गेट पर टीना खड़ी दिखाई दी। उसने मयंक की सारी बातें सुन ली थी। इस बार उसने मयंक को गुस्से से घूरते हुए देखकर कहा, मैं कल ट्रिप पर तुम्हारे साथ चल रही हूं। टीना की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी मन ही मन मुस्कुराने लगे। टीना के इस ऐलान से मनाली के लिए हफ्ते भर की ट्रिप की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अगले दिन आदर्श की कार टीना के घर के सामने तैयार खड़ी थी। मयंक और टीना अपना अपना जरूरी सामान लेकर पहुंच गए थे। आदर्श ने जानकारी दी, वहां घाटी में तेज बर्फबारी हो रही है। सरकार ने अलर्ट जारी किया है, उस ओर कोई टूरिस्ट ना जाए। लेकिन मैंने उधर जाने के पास का जुगाड़ कर लिया है। अगर इस ट्रिप में हम बर्फबारी वाले एरिया में नहीं जाएंगे तो जाना बेकार हो जाएगा। मयंक ने जल्दी से कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़कियों का क्या? बर्फबारी में वो भी हमारे साथ रहेंगी, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मयंक का इशारा टीना की तरफ था। ज्वाला के पास तो फिर भी इस तरह की मुसीबतों से निपटने की ट्रेनिंग थी, लेकिन टीना एक सिविलियन थी। उसे ऐसे खतरों से निपटने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। यही वजह थी कि मयंक को उसकी टेंशन हुई। टीना और ज्वाला के बीच हुए झगड़े के बाद मयंक और ज्वाला के बीच भी अब तक कोई बातचीत नहीं हुई थी। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे शायद किसी की जिम्मेदारी की जरूरत ही नहीं है। शायद टीना को लग रहा है कि हम राजस्थान के रेगिस्तान में घूमने जा रहे हैं, इसलिए उसने जैकेट्स वगैरह तक नहीं लिए हैं। मयंक ने कहा, उसे जाकर हिमालय रेंज के मौसम के बारे में बताओ। कहो कि अगले एक हफ्ते तक हमारे पास ठंड से भागने के लिए पैदल चलने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। आदर्श ने जवाब देते हुए कहा, मैं उसे पहले ही समझा चुका हूं, उसने सुनकर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मयंक बोला, क्या मुसीबत मोल ले ली हमने भी ट्रिप के नाम पर? आदर्श ने कहा, हमने तो कुछ और ही सोचकर ये ट्रिप प्लान किया था, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। कल की बहस से मामला थोड़ा और गड़बड़ हो गया है। अभी सुबह के करीब 6 बज रहे हैं। 8 से 10 घंटे के सफर के बाद शाम को हम होटल में जाकर रुकेंगे। अगली सुबह से हमारा सारा कारवां पैदल ही आगे बढ़ने वाला है। हालांकि
कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आगे का सफर तय किया जा सकता है, लेकिन ट्रैकिंग के लिए टूरिस्ट सबसे उम्दा पैदल चलना ही मानते हैं। हम किसी खच्चर या घोड़े का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। कई कई घंटों की चढ़ाई है जिसे हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। आदर्श ने मयंक को सारा ब्यौरा देते हुए कहा। उसने ये बात तेज आवाज में कही थी, इसलिए सुनने के लिए टीना और ज्वाला भी वहां आ गई। टीना ने आदर्श से पूछा, मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ट्रैकिंग नहीं कर पाऊंगी तो ये तुम्हारी भूल है। मुझ में काफी स्टेमिना है। मैंने ऑलरेडी होटल बुक कर दिया है। अब जल्दी से यहाँ से निकलो ताकि हम वक्त पर पहुंच जाएं। अगर हम लेट पहुंचेंगे तो होटल वाले हमारा पेमेंट रिफंड करके किसी और को रूम दे देंगे। मयंक ने कहा, ट्रैकिंग तो ठीक है, पर वहां दूसरी तरह के और भी खतरे हैं। मैंने सुना है वहां खूंखार पोलर बियर भी होते हैं। मैंने ऐसा एक किताब में पढ़ा था। उसकी बात सुनकर टीना ने कोई जवाब नहीं दिया। तब आदर्श ने पूछा, तुमने कितने रूम्स बुक किए हैं टीना? टीना ने बताया, डोंट वरी, 4 रूम्स बुक किए हैं मैंने। तुम दोनों अगर एक ही रूम में रुकने वाले हो तो बताओ, मैं अभी एक रूम कैंसिल कर देती हूँ। मयंक टीना की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। आदर्श ने कहा, नहीं थैंक यू, हमें 4 रूम्स ही चाहिए। ट्रिप के लिए निकलने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। आदर्श ड्राइविंग सीट पर था जबकि ज्वाला उसके बगल में बैठी थी। मयंक पीछे जाकर बैठ गया था। तभी यशिका की हेल्प से रागिनी वहां उन्हें आखिरी बार सी ऑफ करने आ गई। रागिनी ने कहा, अपना ख्याल रखना, वहां ठंड ज्यादा होगी तो उससे बचने की तैयारी करके पहाड़ियों पर जाना। एक बार कहीं फंस गए तो चाहकर भी वहां कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। ज्यादा अंधेरे में सफर करने से बचना। मैं यहां तुम सबका इंतजार करूंगी। टीना रागिनी के गले लगी। फिर टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस रागिनी, हम बच्चे नहीं हैं, हम अपना ख्याल रख लेंगे और हम मस्ती करने जा रहे हैं, किसी जंग पर नहीं। जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे। आप भी अपना ध्यान रखना। वैसे मिस यशिका आपका अच्छे से ख्याल रखेंगी। टीना इतना कहकर कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। आदर्श ने कार स्टार्ट की और कार के एक्सीलरेटर को दबाया। कार धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। 7 घंटे के सफर के बाद खूबसूरत हरे भरे पहाड़ियों के दर्शन होना शुरू हो गए थे। मौसम खुशनुमा और तरोताजा कर देने वाला था। ये दोपहर के करीब 3 बजे का समय था, लेकिन माहौल बिल्कुल ऐसा बना हुआ था जैसे सुबह के 5 बज रहे हों। टेम्परेचर 3 और 4 डिग्री के बीच झूल रहा था कि तभी ज्वाला ने आदर्श से पूछा, क्या हम होटल पहुंचने वाले हैं? आदर्श, जो अब ज्वाला के साथ पिछली सीट पर बैठा था, उसने कहा, नहीं, अभी 2 घंटे और बाकी हैं। होटल हमने शहर के काफी अंदर बुक किया है। हमें वहां तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। ड्राइविंग सीट इस समय मयंक ने संभाली हुई थी। टीना उसके बगल में आंखें बंद किए बैठी हुई थी। रह रहकर उसके होंठ हिलते तो मयंक के शरीर में सिरहन दौड़ जाती। टीना सोते हुए बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस दिख रही थी। मयंक का आधा ध्यान उसकी ओर ही था, जिसे आदर्श ने भांप लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक भाई, यहाँ की इस खूबसूरती को फिर निहार लेना। रोड पर ध्यान दो पहले, ये नजारे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। आदर्श की बात सुनकर मयंक को एहसास हुआ कि वो टीना को कुछ ज्यादा ही देर से घूर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आदर्श, ये नजारा शायद फिर देखने को ना मिले। मेरी किस्मत इतनी जोरदार नहीं है। यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे धरती के होठों पर ओस की बूंद टपक पड़ी हो। मयंक ने ये बात एकटक टीना को देखते हुए कही। तभी अचानक से टीना ने अपनी आंखें खोल दी। मयंक भी झट से अपनी नजरें फेर कर कार के बाहर पहाड़ियों की तरफ देखने लगा। उसने धीरे से कहा, काश मैं यहीं पर रुक जाता, यहां से जाने को जी नहीं चाहता। टीना ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, रुक जाओ, वैसे भी तुम दिल्ली छोड़ने का प्लान बना ही चुके हो। धरती के होठों पर अपना आशियाना बनाना वैसे बुरा सौदा भी नहीं है। मयंक ने टीना की आंखों में देखते हुए कहा, इजाजत मिल जाए तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। मैं इस खूबसूरत नजारे को ताउम्र देख सकता हूं। यह हंसी वादियां फिर कहां देखने को मिलेगी। टीना ने मयंक की ओर से अपनी नजरें फेर ली। सोकर उठने के बाद उसका ध्यान पहली बार वहां के खूबसूरत नजारे की ओर गया था। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, वाह, क्या यह सचमुच वही जगह है जहां हम रहते हैं? ये तो एक अलग ही दुनिया लग रही है। मुझे तो अब ठंड भी लगने लगी है। मयंक ने कहा, यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो ठंड इतनी पड़ेगी कि आग से भी नहीं जाएगी। शाम होते ही टेम्परेचर माइनस में जाने वाला है। टीना ने तुरंत मोबाइल निकालकर टेम्परेचर देखा और फिर चौंकते हुए कहा, 3 डिग्री सेल्सियस? आज की रात बहुत भारी गुजरने वाली है। आदर्श ने कहा, गलत,
आज की रात ही यहाँ की सबसे खूबसूरत रात होगी, क्योंकि हम होटल में होंगे। उसके बाद की रात कयामत होगी। यहाँ ऐसा मजा आने वाला है जो आने वाले जाने कितने दिनों तक हमें याद रहेगा। यूं ही बातें करते करते उनका होटल भी आ गया। शाम हो चुकी थी। होटल ब्लू रेडिसन हिमालय रेंज के सबसे नजदीक था। वहां से हिमालय के पहाड़ों को साफ साफ देखा जा सकता था। करीब 10 किलोमीटर की चढ़ाई देखने में जितनी आसान लगती थी, लेकिन असलियत में वो बेहद रोमांच से भरी और कई बार खतरनाक भी हो जाए ऐसी थी। होटल पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट ने मयंक से कहा, सर, हमारे होटल में नोटिस आया है, कल और परसों आप ट्रैकिंग के लिए नहीं जा सकेंगे। ऊंचाई पर काफी बर्फबारी हो रही है और बर्फीले तूफान में वहां काफी लोग फंसे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात का ख्याल रखेंगे। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें स्पेशल ऑर्डर मिले हैं मैम, हमें ट्रैकिंग करने से आप मना नहीं कर सकते। आगे अगर हमें कोई रोकता है तो हम उसे देख लेंगे। आप बेफिक्र रहें, वी आर ऑफिसर्स एंड वी आर हियर टू हेल्प पीपल। आदर्श ने अपनी तरफ से बात जोड़ते हुए कहा, ये रहे पास, कल सुबह हम ट्रैकिंग पर जाने वाले हैं और 4-5 दिन में लौट आएंगे। आई होप यू डोंट माइंड। रिसेप्शनिस्ट ने पास पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए उन्हें होटल रूम की चाबी थमा दी। ठंड अचानक बढ़ने लगी थी। आधी रात तक टेम्परेचर माइनस में हो जाने वाला था। टीना की कपकपी छूटने लगी थी। ज्वाला भी अपने दोनों हथेलियां एक दूसरे से रगड़कर अपने आप को गर्म रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ये देखकर मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब रूम में चलो, मैं वहां कॉफी भिजवाता हूं। जितना आराम करना है आज कर लो, असली मजा तो कल आने वाला है। यहाँ ये हाल है तो सोचो बाहर क्या हाल होगा और पहाड़ियों पर क्या नजारा होगा। वो चारों अपने अपने रूम में पहुंचे। सभी थके हुए थे, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। किसी का भी सोने का मन नहीं था। कल के बारे में सोच सोच कर ही वो खुश हो रहे थे। तभी मयंक होटल से बाहर निकला और स्मोकिंग करते हुए गार्डन की ओर आ गया। वहां टेबलों के इर्द गिर्द कपल्स बैठकर बातें कर रहे थे। उन्हें शायद उतनी ठंड नहीं लग रही थी जितने कि मयंक और उसके साथियों को महसूस हो रही थी। मयंक एक टेबल के पास कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने ही चेयर पर एक कपल बैठा हुआ था। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज बी कंफर्टेबल। वहां बैठा आदमी अधेड़ उम्र का एक पारसी था। उसकी बीवी भी पारसी दिख रही थी। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, हाय, हम बस यहां से जाने ही वाले थे, काफी टाइम से यहां बैठे हैं। अब तो ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मयंक ने उसकी बात का जवाब मुस्कुराहट के साथ दिया। वो दोनों उठकर वहां से जाने लगे तो मयंक ने उन्हें रोकते हुए पूछा, आप लोगों को यहां आए हुए कितना समय हुआ है? वो आदमी चलते चलते रुका। उसने पीछे मुड़कर मयंक की ओर देखते हुए कहा, हम यहाँ पिछले 1 हफ्ते से ट्रैकिंग कर रहे थे, आज ही शाम को लौट कर आए। कल सुबह 11 बजे तक हम चेकआउट करने वाले हैं। अब कुछ करने को बचा ही नहीं है यहाँ, इसलिए बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मयंक ने उन्हें कुछ देर बैठने के लिए रिक्वेस्ट किया। वो दोनों वापस अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए तो मयंक ने धीरे से पूछा, ये माजरा क्या है? वहां ऊपर क्या सचमुच मौसम खराब है? मयंक का सवाल सुनकर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मयंक कोई ऐसा सवाल पूछेगा। तभी वहां एक एक करके आदर्श, ज्वाला और टीना भी आ गए। उस आदमी के चेहरे पर थोड़ा तनाव नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, जी, इसके साथ एक बात और है जिसके कारण ये अलर्ट जारी किया गया है। हम सब एक्चुअली एक बात को लेकर बहुत डर गए हैं। उस आदमी की बात सुनकर चारों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मयंक ने आगे पूछताछ की, बात क्या है? घाटी में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या वहां कोई गैरकानूनी काम हो रहा है? मयंक ने अंदाजे से तीर छोड़ते हुए उस कपल से पूछा, लेकिन वो आदमी कुछ भी बता पाने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा था। आदर्श ने मयंक की बात सुनकर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो मयंक? गैर कानूनी ढंग से भला यहां कौन घुसाएगा? तब उस पारसी लेडी ने मयंक से मुखातिब होते हुए कहा, हम दोनों अपनी जान बचाकर ऊपर से आए हैं। आए क्या है, बल्कि आर्मी हमें वहां से लाई है। ऊपर जाते समय ही कानों कान ये खबर फैलने लगी थी कि कोई अनजान मर्डरर टूरिस्ट की जान ले रहा है। एक आध लाश भी बरामद होने की खबर हमारे कानों में पड़ी थी, लेकिन हमने सोचा ये सब होटल के लोगों की चाल होगी ताकि हम लौट जाएं और उन्हें बिना रूम दिए सारी पेमेंट मिल जाए। बाद में ये वही रूम दूसरे को देकर डबल पैसा कमाना चाहते होंगे। यहाँ से कोई वापस नहीं लौटा। सब घूमने आए थे तो खाली हाथ वापस लौटने वाले भी नहीं है। सबने यहाँ के लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया। पिछले हफ्ते रविवार को हम होटल छोड़कर निकले थे, तब हमें रास्ते में 4 लाशें बहुत बुरी हालत में मिली। हमारे पास अब आगे बढ़ने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था। हम काफी ऊपर चढ़ चुके थे। हमें ये सब एडवेंचरस लग रहा था।
फिर हमने ये भी सोचा कि ये सब अपनी गलती की वजह से मारे गए हैं। हो सकता है ट्रैकिंग करते हुए नीचे गिरने की वजह से उनकी मौत हुई हो। 5 दिन बाद ये खबर आम हो गई कि कोई सीरियल किलर टूरिस्ट को लूट रहा है, फिर उनका मर्डर कर रहा है। घाटी का माहौल इसलिए भयानक बना हुआ है, जगह जगह आर्मी तैनात है और वो लोगों को आगे जाने से रोक रही है। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, किलर के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और अन्य रास्तों से ट्रैकिंग कंटिन्यू करा रहे हैं। यहाँ कोई भी किसी को कुछ बता नहीं पा रहा है। ना किसी ने किलर को देखा, ना ही ऐसा किसी ने कुछ दावा किया है कि सचमुच मर्डर ही हो रहे हैं। ज्यादातर तो अकेले ट्रैकिंग कर रहे टूरिस्ट ही उनका शिकार हो रहे हैं। मयंक उस लेडी टूरिस्ट की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मामला सचमुच सीरियस है, लेकिन इतनी मौतों के बाद भी डिपार्टमेंट इस घटना पर कुछ भी खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है? इससे तो टूरिस्टों की जान और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। आदर्श ने धीरे से कहा, इसके पीछे तो एक ही वजह हो सकती है मयंक। शायद टूरिस्ट लोगों की बात सही हो, यहाँ कोई मर्डर नहीं हो रहा है, बल्कि हादसे को मर्डर बताया जा रहा हो। मयंक ने उस लेडी से पूछा, आपने वहां और क्या क्या देखा? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली ऊपर जो हो रहा है वो क्या है, तब आप क्या जवाब देंगी? अभी अभी आपने कहा कि आप लोग अपनी जान बचाकर वहां से आ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं किससे जान बचाकर आए हैं आप लोग? उस आदमी का कोई चेहरा है, कोई पहचान है? बचाव कर्मियों के बीच की बातचीत से आपको क्या लगा? मयंक ने इस बार सटीक सवाल किया था। उस लेडी का जवाब जानने के लिए अब सभी लोग उत्सुक थे, लेकिन इस बार उस आदमी ने कहा, जी उनका मानना है कि कोई सिरफिरा हत्यारा शहर से इस ओर आ गया है, वही लोगों को मौत की घाट उतार रहा है। लाशों की हालत इतनी बुरी होती है कि उन्हें पहचान पाना तक मुश्किल होता है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, वहां क्या होता है क्या नहीं, इसकी कुछ जानकारी रेस्क्यू टीम को मिली भी है या नहीं, ये तक किसी को नहीं मालूम। मयंक और उसके साथियों ने उस आदमी की बात सुनकर कुछ नहीं कहा। मयंक के दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ना शुरू हो चुके थे। तभी उस कपल ने कहा, अब हमें इजाजत दीजिए, हम बहुत थके हुए हैं और अब आराम करना चाहते हैं। कल सुबह उठकर हमें पैकिंग भी करनी है। इतना कहकर वो दोनों चले गए। उनके जाने के बाद आदर्श ने मयंक से पूछा, अब क्या करें? यह मामला तो खराब मौसम के बजाय किलर का बन चुका है। क्या सचमुच वादी में कोई सीरियल साइको किलर आ गया है? मयंक ने तुरंत आदर्श की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं नहीं मानता। किलर को किसी ने नहीं देखा। लाशों का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन कोई बात निकलकर सामने नहीं आती। टूरिस्ट अब भी लगातार ट्रैकिंग कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम भी साथ में लगी हुई है। इन सबका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है। मयंक के इतना कहते ही सबके मुंह से निकला, क्या? मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, वादी में कोई खूंखार आदमखोर जानवर आ गया है। व्हाट? सभी के मुंह से एक साथ निकला। ज्वाला ने हैरान होते हुए पूछा, तुम ये बात इतने पक्के तौर पर कैसे कह सकते हो मयंक? ये तो तुमने बिल्कुल नई बात कह दी। हम अभी अभी यहाँ आए हैं, जबकि ये कपल यहाँ हफ्ते भर पहले आया था। उन्होंने तो इस तरह की कोई बात नहीं कही जिससे लगे कि ये सब किसी इंसान का काम नहीं है। मयंक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन सरकारी ऑफिसर्स इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं कि वहां कोई खूंखार जानवर ही है। उसकी रेंज का भी इन्हें मालूम है, इसलिए वो ट्रैकिंग को पूरी तरह से नहीं रोक रहे हैं। अगर कोई साइको किलर होता तो ट्रैकिंग पूरी तरह से बंद कर दी जा चुकी होती। मुझे यकीन है कि रेस्क्यू टीम ने लाल निशान लगा दिए होंगे और उस ओर टूरिस्ट को जाने से रोक दिया गया होगा। जल्दी ही उस खूंखार जानवर को मार गिराया जाएगा। ऊपर मौसम खराब है, इसका बस बहाना बनाया गया है। मतलब वो खूंखार जानवर अधिक ऊंचाई पर है। ज्वाला ने जल्दी से कहा, जहां हम कल जाने वाले हैं? मयंक ने जवाब दिया, हाँ, और हम वहां कल जरूर जाएंगे। जहां हम हो वहां मौत का खौफ नहीं रह सकता। टीना ने मयंक की बात सुनकर डरते हुए कहा, नहीं नहीं, अगर ऊपर जान का खतरा है तो फिर हम कल ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। अभी तुमने ही तो कहा ना कि वो आदमखोर जानवर या कोई जो भी है जल्दी ही मारा जाएगा। तो हम यहाँ होटल में इंतजार करते हैं। वैसे दूसरे टूरिस्ट भी यही करने वाले हैं। मयंक और उसके दोस्तों के बीच की हो रही बातचीत को अब होटल के अंदर ठहरे दूसरे टूरिस्ट भी सुनने लगे थे। आखिर वो भी कल बिना किसी रुकावट के ट्रैकिंग करना चाहते थे। तभी मयंक ने ऐलान किया, हम यहाँ चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। एक किलर की वजह से तो बिल्कुल नहीं। मौसम खराब होता तो बात अलग थी, लेकिन लोग मारे जा रहे हैं किसी ऐसे आदमखोर जानवर की वजह से जिसे अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आदर्श ने टीना को समझाया, तुम बेफिक्र रहो, बल्कि खुश हो जाओ कि हमारे साथ तुम्हें रियल एडवेंचर करने का मौका मिल रहा है। टेंशन छोड़ो, कल की तैयारी करो। कल हम ट्रैकिंग करेंगे और जल्दी ही पहाड़ी के टॉप पर पहुंच जाएंगे।
वहां इकट्ठा हो चुके दूसरे टूरिस्ट भी मयंक और आदर्श का इरादा भांपकर खुश हो उठे। उनकी वजह से बाकी सबकी रुकी हुई ट्रैकिंग भी कल से शुरू हो जानी थी। मयंक और आदर्श वैसे भी देखने में बहादुर और अपने काम से जांबाज लग रहे थे। धीरे धीरे गार्डन में इकट्ठा हुई भीड़ छंट गई। वहां मयंक और टीना अकेले बैठे रह गए। तब टीना ने मयंक से कहा, इतनी बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत है? हम ट्रैकिंग कुछ दिन रुककर भी तो शुरू कर सकते हैं। मयंक ने कहा, बिल्कुल, लेकिन प्लान के मुताबिक हम ये कल करने वाले थे, तो हम कल ही करेंगे। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहां रुक सकती हो। मयंक ने एक और सिगरेट सुलगाते हुए कहा। तो टीना ने गुस्से में कहा, मैं क्यों रुकूं? मैं तो आऊंगी। और हाँ, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। तुम बाकी लोगों के बॉडीगार्ड बन जाना, लेकिन मैं अकेले ही ट्रैकिंग पूरी कर लूंगी। वैसे भी रेस्क्यू टीम वहां मौजूद है, तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। मयंक ने धीरे से कहा, रेस्क्यू टीम का काम लोगों को मुसीबत से बाहर निकालना है, मुसीबत में जा रहे लोगों को रोकना नहीं। तुम हमारे साथ ही रहना। मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी को कुछ भी हो। मयंक ने यह बात टीना से मजाक में ही कही थी, मगर उसकी बातें जाने अनजाने में टीना को हर्ट कर रही थी। टीना की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ और बोले वापस जाने के लिए मुड़ गई। मयंक ने देखा कि टीना अपने आंसू पोंछ रही थी। टीना को रोते हुए देखकर मयंक को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में उसे हर्ट कर दिया है। उसे टीना को ऐसी बात बोलने पर बहुत अफसोस हुआ। झुंझलाहट में मयंक ने एक जोरदार मुक्का टेबल पर मारा, जिससे उस पर रखे कांच के ग्लास टूटकर नीचे गिर गए। मयंक के दिल के टुकड़े उस टूटे हुए कांच से भी ज्यादा थे। वो अपनी जगह से उठा और तेज तेज कदमों से टीना की तरफ बढ़ने लगा। उस आवाज से टीना पहले ही डर गई थी। उसने मुड़कर पीछे देखा तो मयंक तेजी से उसके बगल से निकलता हुआ अपने रूम की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। अगले दिन सुबह आदर्श और ज्वाला ट्रैकिंग के लिए जाने को निकल रहे थे। तब मयंक उनके पास आया। उसने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों ने टीना को कहीं देखा क्या? वो सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। ज्वाला ने बताया, मैं सुबह जब वॉशरूम जाने के लिए उठी थी तब उसे ट्रैक सूट पहनते हुए देखा था। शायद उसने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। ज्वाला की बात सुनकर मयंक के चेहरे पर परेशानी झलक आई। उसे कल रात वाली बहस याद आ गई। आदर्श ने मयंक की परेशानी भांपते हुए पूछा, क्या बात है? फिर से कुछ हुआ है क्या? कल रात जब हम अपने अपने रूम में लौट गए थे तब टीना गार्डन में ही रुक गई थी। कहीं तुम दोनों के बीच? मयंक ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आदर्श और ज्वाला समझ चुके थे कि घटना घट चुकी है। मयंक ने आदर्श को उसका ट्रैक सूट पहनने में मदद करते हुए जल्दी से कहा, तुम दोनों यहां से जल्दी से निकलो। टीना कहीं रास्ते में दिखे तो उसके आगे पीछे ही रहना। वो गुस्से में निकली है, कहीं उसका सामना उसी खतरे से ना हो जाए जिसने वादी में आतंक मचाया हुआ है। मयंक की बात सुनकर आदर्श और ज्वाला दोनों डर गए। ज्वाला ने कहा, अब ये क्या बचपना है टीना का? उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अकेले जाना इस समय कितना खतरनाक है, ये बात वो अच्छी तरह से जानती है। मयंक ने आदर्श को फिर जल्दी करने को कहा, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाकी लोगों को ट्रैकिंग के लिए साथ लेकर निकलता हूँ। इनकी हिफाजत भी जरूरी है। टीना की जिम्मेदारी मैं कुछ समय के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। मयंक के कहने पर आदर्श और ज्वाला होटल से जल्दी निकल गए। बाहर आते ही ज्वाला ने आदर्श से कहा, मैंने सोचा था यहाँ दोनों साथ में रहेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इनको तो झगड़े से ही फुर्सत नहीं है। अपनी मस्ती में हमने इन्हें शामिल किया और अब हमारे रंग में ही भंग पड़ चुका है। आदर्श अभी ज्वाला को कुछ कहने ही वाला था कि होटल की लॉबी में उन्हें टीना दिखाई दी। वो वहां खड़ी अपने ट्रैक सूट से जूझ रही थी। उसने काफी सारा सामान अपनी पीठ पर लादा हुआ था, जिसमें टेंट से लेकर खाने पीने की चीजें, जैकेट और कंबल थे। ठंड के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे। आदर्श ने जब टीना की ये हालत देखी तो वो हंसे बिना नहीं रह सका। उसने टीना के पास जाते हुए कहा, मिस टीना, तुमने ये कितना सारा सामान ले लिया है? ऊपर खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने और मयंक ने टेंट ले लिया है। हमें वहां 2 टेंट से ही काम चलाना होगा। इतना सारा सामान अगर तुम ले जाओगी तो आधे किलोमीटर से ज्यादा चढ़ाई नहीं कर पाओगी। हम 5 दिन तक चढ़ाई करने वाले हैं। इसमें ढेर सारा एडवेंचर है। तुम वहां अपना घर बसाने नहीं जा रही हो? टीना ने कहा, नहीं, मैं सामान कम नहीं करूंगी, चाहे मुझे ये सब कुछ किसी और की मदद से ही ऊपर क्यों न ले जाना पड़े।